बहुत समय पहले की बात है। नारायणपुर नाम के एक गांव में अशोक नाम का एक किसान अपनी पत्नी पूजा और अपनी बहन सुनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अशोक बहुत सालों से बीमार था, इसलिए घर चलाने और परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी अशोक की पत्नी पूजा पर थी और साथ में सुनीता भी। कभी कभी पूजा का हाथ बटाया करती थी, लेकिन अब फसलें कमजोर होने से उनके घर चलाने के तोड़े हो गए थे। उनका भूख मरने जैसा हाल हो गया था और साथ ही अशोक की दवाइयों का भी बजट चाहिए था और वो भी नहीं खरीदी जा रही थी, जिसके चलते अशोक की भी हालत अब खराब हो गई थी। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हाँ बोलिए जी, क्या हुआ? पूजा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, तो तुम सुनीता से बोलकर शहर से मेरी दवाइयाँ मंगवा दो। आजकल मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, मेरी तो जान निकली जा रही है। भाग्यवान अजी, मैं आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? घर में एक फूटी कोरी तक नहीं है। पिछले साल की जो फसल हुई थी उससे तो जमींदार जी का कर्ज और सुनीता की फीस दी थी, और इस साल की फसल कुछ खास नहीं है जी। घर में भी अनाज नहीं बचा, अब तो खाने के भी तोहरे हो गए, तो इस हालत में क्या करूँ जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं भगवान हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहा है जो ऐसी हालत कर दी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? क्यों खुद को कोस रही हो? ऊपर वाला सब अच्छा ही करता है, उसकी अदालत में कभी अन्याय नहीं होता है, हमेशा न्याय ही होता है। भाग्यवान, मुझे माफ करना जो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सब कुछ तुम्हें अकेले ही झेल रही हो, लेकिन तुम विश्वास मत खोना, मैं एक दिन जरूर ठीक हो जाऊंगा। अब मुझे तुम और उदास मत करो, और तुम एक काम करो, तुम सुनीता से पूछ लो, शायद उसके पास कुछ पैसे हो जिनसे मेरी दवाइयाँ आ जाए। ठीक है जी, मैं अभी सुनीता को बुलाती हूँ। सुनीता, ओ सुनीता, बाहर आओ, तुम्हें तुम्हारी भैया बुला रहे हैं। ऐसा सुनकर सुनीता अपने भैया के पास आती है। क्या हुआ भाभी जी, आप मुझे बुला रही थी क्या? हाँ सुनीता, मैंने ही तुमको आवाज लगाई थी, तुम्हें तुम्हारे भैया बुला रहे थे, इनसे ही पूछ लो। क्या हुआ भैया, आपने बुलाया मुझे? और हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? काम और पढ़ाई के चक्कर में आपसे पूछना ही भूल गई। अब कैसे हो आप? आपने दवाइयाँ ले ली क्या भैया, और खाना खा लिया क्या? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी बहन, मैंने खाना तो खा लिया है, लेकिन दवाइयाँ नहीं ली हैं। अरे भैया, आपने दवाइयाँ क्यों नहीं ली अभी तक? क्यों भाभी जी, आपने भैया को दवाई नहीं दी? नहीं मेरी बहन, इसमें तुम्हारी भाभी जी का कोई दोष नहीं है। बात यह कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और दवाइयाँ खरीदने के पैसे भी नहीं बचे, इसलिए मैंने तुमको बुलाया था। मैंने सोचा तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे जिनसे मेरी दवाइयाँ आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो तुम मुझे दवाइयाँ खरीद कर ला दो बहन। नहीं भैया, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो तो पढ़ाई में ख़त्म हो गए। अब मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है भैया। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी जाकर आपकी दवाइयाँ ले आती। मुझे माफ़ करना भैया। अरे कोई बात नहीं सुनीता, तुम उदास मत हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी, उसके बाद हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुमसे मेरी बहुत आशा है मेरी बहन, तुम एक दिन इस घर की हालत को ज़रूर सुधार दोगी। भैया, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। शायद इस बार मेरी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद हमें इतनी तकलीफ नहीं सहनी होंगी। ठीक है भैया, मैं अपनी दोस्त से पूछ कर आती हूँ, शायद उससे कुछ पैसे मिल जाए जिनसे आपकी दवाइयों की व्यवस्था हो जाए। ठीक है सुनीता, देख लो। फिर सुनीता अपनी दोस्त सबीना से मिलने जाती है और फिर अशोक। देख रही हो पूजा, इस सुनीता को कितनी चिंता है। एक दिन यह ज़रूर मेरा नाम रोशन करेंगी और हमारे बुरे दिन भी खत्म करेंगी। मैं तो कहता हूँ हर भाई को एक ऐसी बहन मिले जो मुसीबत में भाई की ढाल बन जाए। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो।
हमारी सुनीता लाखों में एक है। यह आपकी और मेरी बहुत चिंता करती है, साथ में पढ़ाई भी करती है और खेत में मेरा हाथ भी बटाती है। चलो ठीक है जी, सुनीता गई है पैसे लाने के लिए। वो शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक मैं खेतों की ओर जाती हूँ। ठीक है भाग्यवान, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना, घर में भी बहुत काम है। सुनीता अकेली सब नहीं कर पाएगी। फिर पूजा भी खेतों की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ सुनीता अपनी दोस्त सबीना से कहती है, अरे सुनो सबीना, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई थी। मना मत करना बहन, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इसलिए आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। अरे सुनीता, तुम आज इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? सुनीता, तुम्हारे ऊपर आज कौन सी मुसीबत आ गई है? जरा खुलकर बताओ बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे सबीना, तुम्हें तो पता है मेरे भैया बहुत बीमार रहते हैं और हमारे घर की परिस्थिति भी तुम्हें पता है। इसलिए आज भैया की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और भैया की हालत भी खराब होती जा रही है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे लेने के लिए आई हूँ। जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बस इतना सा काम कर दो सबीना, प्लीज। अरे ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अगर मुसीबत मैं ही दोस्त दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती कैसी? और तुम्हारे भैया मेरे भी तो भैया ही है ना। तुम चिंता मत करो सुनीता, मेरे अब्बू बाजार गए हुए हैं। तुम मुझे सारी दवाइयां बता दो, मैं अभी मंगवा देती हूँ। शुक्रिया सबीना, शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर दोस्त हो तो ऐसी भगवान हर इंसान को एक ऐसी दोस्त जरूर दे। फिर सुनीता सबीना को सभी दवाइयां बताती है और अपने घर आ जाती है। क्या हुआ सुनीता, तुम्हें मेरी दवाइयाँ के पैसे मिले क्या? हाँ भैया, सबीना के अब्बू बाजार गए हुए हैं तो मैंने सबीना को सभी दवाइयों के बारे में बता दिया था और सबीना अपने अब्बू से बोलकर आपकी सभी दवाइयाँ मंगवा देगी। लेकिन भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहाँ है वो? अच्छा सुनीता, तुम्हारी भाभी जी तो खेतों की ओर गई हुई है। बोल रही थी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, अभी आती होंगी। फिर कुछ समय बाद पूजा भी घर आ जाती है। अरे भाभी जी, आ गई आप? हाँ सुनीता, मैं आ गई। सुनीता, तुम्हारे भैया की दवाइयों का क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त ने पैसे दे दिए क्या? हाँ भाभी जी, भैया की दवाइयों की व्यवस्था हो गई है, आप चिंता मत करो। अरे सुनीता, चिंता कैसे ना करूं? चिंता तो होती है। पहले तो तुम्हारे भैया की दवाइयों की ही चिंता थी, लेकिन अब तो और भी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत भाभी जी? मैं कुछ समझी नहीं। जरा साफ साफ बताओ भाभी जी, बात क्या है? अरे क्या बताऊं सुनीता, हमने इस बार जो फसल बोई थी वो बिना बारिश के नष्ट हो गई। और अब हम क्या करेंगे? हमारी ऊपर तो मुसीबतों की बारिश हो रही है। एक खत्म नहीं होती और दूसरी आ जाती है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जी, सच बोल रही हूँ। इस बार हमारी फसल बिना पानी के नष्ट हो गई है। हे भगवान, आपका ये कैसा इम्तिहान है? आपको हम ही मिले क्या जो इतना दुख दे रहे हो? पता नहीं हम कौन से जन्म के कर्म इस जन्म में भोग रहे हैं। शायद पिछले जन्म में हमने बहुत बड़ा पाप किया है जो इस जन्म में भोग रहे हैं। इस प्रकार पूरा परिवार फसल को लेकर और अशोक की दवाइयों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए खुद को कोसते हैं। फिर शाम को सबीना के अब्बू भी दवाइयां लेकर आ जाते हैं। अरे भाई, अशोक कैसे हो? अशोक, साबिना ने जो दवाइयां बताई थी वो मैं ले आया हूं भाई। मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है भाई, अब कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाई। 2 दिन से दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो तबीयत खराब होने लगी थी। अब शायद इन दवाइयों से आराम आ जाए। अल्लाह करें तुम जल्दी ठीक हो जाओ। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, रात होने वाली है। खुदा हाफिज। ठीक है रहीम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो ये जीवन किस काम का?
ऐसा बोलकर रहीम वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर अशोक के परिवार में एक खतरनाक दिन आने वाला था, जिसका उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अशोक की बहन सुनीता, जो मासूम सी दिखने वाली एक बहुत चालाक और शातिर थी। सुनीता जिस कॉलेज में जाती थी, उसी कॉलेज में राहुल भी आता था। सुनीता राहुल से बहुत प्यार करती थी और वह दोनों शादी करने वाले थे। उनको बस इंतजार था तो सही मौके का। राहुल पड़ोसी गांव रामपुर कर रहने वाला था। एक दिन राहुल और सुनीता गांव से बाहर भागकर शादी करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अरे सुनीता, क्या हुआ? मुझे कब तक और इंतजार करना होगा? अरे राहुल, तुम्हें अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार था। तुम आज रात को ही आ जाना और फिर हम दोनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अरे ये हुई ना बात। चलो ठीक है सुनीता, मैं आ जाऊंगा और तुम भी आ जाना। याद रखना, भूल मत जाना। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ जरूर राहुल, चलो अब मैं चलती हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सुनीता अपने घर आ जाती है और मन ही मन भागने का सोचती है। फिर रात होते ही सुनीता घर से बाहर आ जाती है और फिर राहुल भी कार लेकर वहां आ जाता है। दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। सुनीता अपने बेबस और लाचार परिवार को इस हालत में छोड़ कर चली जाती है और एक बार भी पलटकर नहीं देखती है। जिस बहन पर अशोक को गर्व था, आज वही बहन अपने भाई को जिंदा लाश की तरह छोड़ कर चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही अशोक और पूजा को यह खबर मिलती है कि सुनीता राहुल के साथ भागकर शादी कर ली, तो उनके हाथ पर कांपने लगते हैं और इस बात से अशोक को झटका लगता है और वह सदमे में चला जाता है। देखो भाग्यवान, हमने क्या सोचा था और क्या निकला। जिस बहन पर मुझे गर्व था, आज उसी बहन ने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुनीता हमारे साथ ऐसा करेगी। सुनीता हमें जीते जी मार कर चली गई। आप सही बोल रहे हो जी। हमने क्या क्या किया था सुनीता के लिए, लेकिन उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर उसे शादी करनी थी तो वो हमें भी बोल सकती थी, हम कौन सा ना करते। लेकिन अब उसने अच्छा नहीं किया। पूरे गांव में हमारी थू थू हो गई। हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। भाग्यवान, इस महीने रक्षाबंधन आ रही है। अब मैं किससे राखी बंधवाऊंगा और किसके लिए खुशी मनाऊंगा? मेरी तो जिंदगी लूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुनीता इस करेगी। बहुत सारी उम्मीद थी सुनीता से, लेकिन उसने हमारे विश्वास का गला घोट दिया। हमारी परवरिश में कौन सी कमी थी जो आज हमें ये देखा। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और एक बार भी आपकी तरफ नहीं देखा कि आप किस हालत में हैं। भाग्यवान, हमारी परवरिश में ही कमी थी जो आज ये सब हुआ। हमने ही उसकी हर बात मानी थी और उसका कहा किया था। मुझे क्या पता था हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मेरे जीवन की जमा पूंजी मेरी इज्जत थी और आज वही नीलाम हो गई। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अशोक को इस बात से बहुत दुख होता है और उसकी तबीयत तो पहले ही खराब थी और अब ज्यादा हो गई और वह गहरे सदमे में चला गया और इस सदमे से उभर नहीं पाया। अशोक की पत्नी पूजा रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने मायके चली जाती है और पीछे से अशोक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह खाना पीना छोड़ देता है। फिर एक दिन अशोक की अकाल मृत्यु हो जाती है और अब उसकी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जिसने हमें पाला पोसा उसके साथ हम क्या कर रहे हैं और घर के हालात देखकर और सूझबूझ से कोई कदम उठाना चाहिए।